नमस्कार। हम अभी ये टॉपिक लेकर के आए हैं, ये सुकरात के संदर्भ में है, जो एक बहुत अच्छे दार्शनिक हैं और आप कह सकते हैं कि पाश्चात्य दार्शनिक हैं। और ये एक ऐसे दार्शनिक है जिन्होंने कुछ लिखा नहीं, सिर्फ बोला, सुना और उनके शिष्यों ने, उनके साथ रहने वाले सहयोगियों ने इस दर्शन को विकसित किया। अब ये ऐसे समय में दार्शनिक थे जिस समय अंधविश्वास और धर्म चरम पे था, और आप कह सकते हैं कि ये बात हो रही है लगभग 439 ईसा पूर्व के आसपास की बात हो रही है, उससे भी पहले की बात हो रही है। तो ये जो टॉपिक है हम किस लिए ले रहे हैं, इस टॉपिक लेने के पीछे ये है कि यूजीसी नेट के पेपर 1 या जेट के पेपर 1 और साथ में आपके जो पॉलिटिकल साइंस हैं, एजुकेशन सब्जेक्ट हैं, इन सभी में इस दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए हम लोग बीच बीच में ऐसे दर्शनों पे बात करेंगे, ऐसे दर्शनों पे क्लास करेंगे जो एकदम जरूरी है यूजीसी नेट के लिए। मैं एक बात और बता दूं कि आपने अभी तक जो पढ़ा होगा, लगभग, मैं सबकी बात नहीं कर सकता, लेकिन आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा होगा वो बड़ा संक्षेप में आप लोगों ने पढ़ा होगा इनके बारे में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं जब क्लास लेता हूं तो प्रयास करता हूं थोड़ा बृहद चले, थोड़ी गहराई में चले, ताकि क्वेश्चन जो आते हैं वो गहराई से ही आ रहे हैं। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन की गहराई बहुत ज्यादा है, आंसर वहां से निकालने होते हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि हम लोग इतनी गहराई में चले, इनके बारे में ऐतिहासिक तरीके से अध्ययन करें, और उसके बाद हम इसको कई पार्ट में लेकर के चलेंगे। ये काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर भी प्रयास करेंगे कि वीडियो लंबा होने के बावजूद इंटरेस्टिंग हो, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिले। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं सोक्राट्स लाइफ फिलोसफी, सुकरात के जीवन दर्शन के संदर्भ में। ये सुकरात का एक पिक्चर है। एक्चुअली मैं बता दूं कि सुकरात का कोई ऐसा पिक्चर नहीं है जैसे और दार्शनिकों के आपको मिलते हैं। जिस समय सुकरात आए थे उस समय स्टोन, पत्थर पे ही मूर्तियां उकेरी जाती थी, इसलिए जो ओरिजिनल उकेरी हुई मूर्तियां जो हमें प्राप्त हुए हैं विभिन्न रिसोर्सेज से, वहां से हमने लिए हैं। बाकी आज के संदर्भ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पेंटिंग के संदर्भ में बहुत सारे इनके पिक्चर बना दिए गए हैं। हम कुछ वैसे पिक्चर भी आपको बाद में देखेंगे इस स्लाइड में, लेकिन ये जो पिक्चर है वो उस समय बनाई गई मूर्तियां हैं जिस समय ऐसे ही मूर्ति बनाए जाते थे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सुकरात एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे। ये कैसे दार्शनिक थे? पहला इसमें प्रश्न आपको कुछ जो कंटेंट मिलते हैं वो है कि एक यूनानी दार्शनिक थे, ये आपको ध्यान रखने हैं, जिनके जीवन के तरीके, चरित्र और विचार ने शास्त्रीय पुरातनता और पश्चिमी दर्शन पर गहरा प्रभाव डाला है। वेस्टर्न फिलोसफी पे इसका गहरा प्रभाव है, और जितने पुराने हम लोग दर्शन वगैरह को पढ़ते हैं उसमें से एक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि बहुत महान और शुरुआती दार्शनिकों में से हम लोग सुकरात को जानते हैं। सुकरात के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं तो सुकरात का जन्म एथेंस में हुआ था। एथेंस याद रखेंगे, एथेंस में 469 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब जब हम लोग 1 2 3 4 जब ईसवी सन बोलते हैं उससे 469 वर्ष पहले की बात हम लोग कर रहे हैं। हम कब की बात कर रहे हैं? 469 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। तो ये उन महान दार्शनिकों में से एक हैं जो इन्होंने दर्शन को शुरुआत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनका जन्म एथेंस में होता है। अब इनके पिताजी जो है राजमिस्त्री का मूर्तिकार थे, मूर्ति वगैरह बनाते थे, सेफ्रोनिस्कस, और एक दाई फेनोरेट। इनकी मां जो थी वो एक दाई थी जो सेविका थी। इनके परिवार में इनका जन्म होता है। उनका परिवार मतलब बहुत गरीब नहीं था लेकिन अमीर भी नहीं था, और सुकरात यह दावा नहीं करते थे प्लेटो की तरह को, या हम लोग नहीं कह सकते कि वे बहुत बड़े खानदान, बहुत बड़े कुलीन, बहुत बड़े वंश से थे, ऐसा नहीं था। वह एलोपेस के राजनीतिक क्षेत्र या जिले में बड़ा हुआ। एलोपेस
जिस जगह में उनका विकास हुआ, जहां से उनका जो है बहुत कुछ सीखा जाना, उस जगह का नाम है एलोपेस। और जब वो 18 वर्ष का हुआ, कौन? सुकरात। सुकरात जब 18 वर्ष का हुआ तो उसने एथेनियन पुरुषों के लिए, एथेनियन पुरुषों में एथेंस के पुरुषों के लिए, एथेनियन पुरुषों, इंडियन जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अमेरिकन बोलते हैं, उसी एथेनियन पुरुषों के लिए आवश्यक विशिष्ट राजनीतिक कर्तव्यों का पालन करना शुरू कर दिया। उनको ये था कि जो वहां के लोग करते हैं एथेंस में, वैसे ये भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह, नागरिक की तरह काम को करते थे। इनका भी जो जैसे जैसे वहां अनेक क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है, सेना में भी इन्होंने काम किया है, राजनीतिक क्षेत्र में भी कुछ काम इनके रहे, दर्शन के क्षेत्र में तो कहना ही नहीं है, इनके महान योगदान रहे हैं। मैं एक चीज बता दूं कि जो इनका पिक्चर के बारे में लोग बताते हैं, वो काफी नाटे कद का, ब्लैक और नाक लंबी, इस प्रकार से थोड़ा गोल टाइप का अजीब चेहरे वाले व्यक्ति थे, लेकिन इतने महान व्यक्ति कि इन्होंने दर्शन की बीज बोया। इनमें अनिवार्य सैन्य सेवा और असेंबली में सदस्यता शामिल थी। एक्चुअली असेंबली में सदस्यता का मतलब था कि जो वहां का युवा था वो असेंबली का मेंबर हुआ करता था, सभा का मेंबर हुआ करता था, तो उसमें जो उनको अपने विचार रखने के अवसर मिलते थे। और सैन्य सेवा में भी थे, क्योंकि वहां था कि युद्ध जो है वो स्पार्टा से, एथेंस का युद्ध स्पार्टा से चलता रहता था, तो ये जो थे वो स्पार्टा से जब युद्ध हुआ करता था तो उसमें लड़ाई में इन्होंने ये गए थे। इस लड़ाई के दौरान ही कुछ ह्यूमैनिटी की बात, कुछ फिलोसफी की बात इन्होंने की थी, जिसके चलते युद्ध के उपरांत यानी कि बाद में इन पे एक आरोप लगा था कि ये व्यक्ति जो है देशद्रोही है। तो इसकी भी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको सुनने में, समझने में बहुत अच्छा लगेगा। जो सैन्य रणनीति और कानून निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार शासी निकाय थे, जो वह असेंबली होती थी ना, असेंबली का काम क्या था कि वो सैन्य रणनीति, मतलब युद्ध में कैसे लड़ना है, क्या प्लान है, कैसे करने हैं, इसके लिए क्या नियम कानून होंगे, कैसे करने होंगे, एक शासी निकाय हुआ था, यानी कि गवर्निंग बॉडी उनकी, आज के समय में गवर्निंग बॉडी हम लोग जिसको बोलते हैं, तो कुछ वैसा ही शासी निकाय के ये सदस्य थे। तो पहले इसमें आपने क्या समझा कि इनका जन्म जो है 469 ईसा पूर्व हुआ। ईसा पूर्व मतलब ईसा के आने से 469 वर्ष पहले। खैर इनका बहुत ज्यादा हम लोग पे इसलिए फोकस नहीं करा, लेकिन एथेंस पे, स्पार्टा पे ये एक सेना थे, और किस किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया, राजनीति के लिए इनके क्या योगदान है, शिक्षा के लिए क्या, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। सुकरात अपने मूल एथेंस में एक व्यापक रूप से एक विवादास्पद यानी कंट्रोवर्शियल व्यक्ति थे। एक्चुअली क्या था ना कि विवाद व्यक्ति थे, और वहां पे क्या होता था कि जो व्यक्ति अपने आप को, बातों को ठीक से रखना जानता था, लोगों को मोटिवेट करना जानता था, वो व्यक्ति क्या करता था कि वो लोगों को समूह में बैठ करके अपनी बातों को रखता था। आज भी ऐसा होता है, जो व्यक्ति मतलब थोड़ा जानकार होता है, बातों को ठीक से रखने जानता है, वो जहां भीड़ होती है, चाय की दुकान हो, अपना बैठने का जगह हो, ट्रेन हो, बस हो, या बस नहीं, लेकिन ऐसे समूह जहां पे लोग बैठ सकते हैं, या ऐसा बैठने का पंडाल होगा, तो वहां पे लोग बैठते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, बाकी लोग ध्यान से सुनते हैं। तो जो वक्ता होता है उसका बात का प्रभाव, पटुता का प्रभाव अगर शानदार है, तो सुनने वाले लोग उसके पक्षधर हो जाते हैं या उसके समर्थन में हो जाते हैं कि हाँ, इन्होंने जो बात कही है वो शानदार बात कही है। ऐसे ही कुछ बात इनके साथ है। लेकिन जिस समय वहां पे धर्म हावी था एथेंस में, जहां पे धर्म हावी था, और जब ये बात, मौलिक बात जब करते थे, नैतिक बात करते, तो आप जानते हैं, आप जान लीजिए इस बात को कि धर्म जो है हमेशा से मौलिक चीजों, नैतिक चीजों को वो अस्थायी रूप से करता है कि ये पुरानी चीजें हैं इसलिए ये बात सही है, इस किताब में लिखी गई इसलिए बात सही है, इन्होंने कहा है इसलिए बात सही है, इसीलिए उसमें कोई मॉडिफिकेशन धार्मिक लोग नहीं चाहते हैं, कोई भी धर्म नहीं चाहता कि उसमें कोई बदलाव किया जाए। तो ये जो परिस्थितियां हैं, धर्म वहां पे हावी था, इसीलिए जब ये धर्म में परिवर्तन, सुधार की बात करते थे, तो उसमें क्या आता था कि इनको बात को लोग समझते थे कि ये आदमी जो युवाओं को भड़का रहा है, युवाओं को देशद्रोही बना रहा है, धर्म के विरुद्ध ले जा रहा है। ऐसे आज के संदर्भ में भी देश में ये माहौल है कि ऐसे व्यक्ति को जो है दुनिया, समाज जो है दूसरे दृष्टिकोण से देखती है।
ऐसे पक्षधर भी लोग हैं। तो ये सब फर्क पड़ता है कि उस समय हमारे यहाँ का भी शासक कैसा है और वहां का शासक कैसा है। एथेंस का शासक ऐसा था कि वो धर्म के प्रति और राजा की ईश्वर मानता था, जिसके चलते उसके जो लिखे हुए बातें थे या वो जो कहता था वो लकीर हो जाते थे, उसे कोई काट नहीं सकता था। लेकिन जब बात नैतिकता की होती है, बात जब वैज्ञानिक तरीके की होती है, बात जब नए विचारों की होती है, बात जब उसमें परिवर्तन की होती है, तो सत्ता को ये चीज स्वीकार नहीं होता है, सत्ता इन बातों को स्वीकार नहीं करती है। यही कारण एथेंस में भी था, इसलिए ये कंट्रोवर्शियल व्यक्ति माने जाते थे, ये विवादास्पद व्यक्ति हैं, ये जो बोलते हैं वो समाज और उस समय के जो शासन व्यवस्था थी उसके अनुकूल नहीं बोलते थे, बल्कि वे बातें उनके प्रतिकूल लगती थी। इस हद तक कि हास्य नाटकारों के नाटकों में इनका अक्सर मजाक उड़ाया जाता था। तो उसमें जो सुकरात थे, सुकरात के बारे में लोग, जब वह नाटक होता था तो उसमें सुकरात के बारे में मजाक उड़ाया करते थे। जैसे कुछ समय पहले हमारे यहाँ, अभी खैर बंद बहुत कम हो चुका है, पंजाबियों के अगेंस्ट बहुत सारे मजाक उड़ाया करते थे। अन्य के मामले में कुछ राजनेताओं के बारे में मजाक उड़ाया जाता है। तो ये जो है ऐसा सुकरात का भी था, क्योंकि सुकरात जो थे वो बहुत गिने चुने विद्वानों में से एक थे और उनसे साथ सीखने वाले बुद्धिजीवी लोग भी कम थे, इसलिए मूर्खों की संख्या ज्यादा थी। जहां मूर्खों की संख्या ज्यादा होती है वहां उपहास ज्यादा होते हैं, ये बड़ी बात है। और ये उस समय के समाज के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। जो व्यक्ति विवेकशील होता है, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, उसके साथ चुनौती ये होता है कि मूर्ख उनका उपहास सबसे ज्यादा उड़ाएंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि हम मूर्खता कर रहे हैं। आज के संदर्भ में भी यही है, एक बड़ी संख्या जो है वो मूर्खों की है, जो कि आप अगर नैतिकता की बात करेंगे, वैज्ञानिकता की बात करेंगे, धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे, बात भाईचारे की करेंगे, तो समझेंगे कि मूर्ख है, आपको मूर्ख समझेगा। इसलिए उन मूर्खों से लगना ही बेकार है। आप अपनी विद्वता को जारी रखें, लेकिन हाँ, अपना सुझाव, अपनी बातों को सामाजिक दृष्टिकोण से देते रहें। यह एक बुद्धिजीवी व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। हालांकि सुकरात ने स्वयं कुछ नहीं लिखा, मैंने कहा था पहले भी कि इन्होंने लिखा कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके प्रशंसकों के एक छोटे समूह द्वारा उन्हें रचनाओं में, बातचीत में चित्रित किया गया है। उनके जो समर्थक थे, उनके जो शिष्य थे, उनके जो प्रशंसक थे, उन्होंने उस चीज को लिखा है। इनमें, इनके प्रशंसकों में प्लेटो और जेनोफोन, सबसे ज्यादा रिसोर्सेस प्लेटो और जेनोफोन का मिलता है। उसमें भी सबसे ज्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो माना गया है वो प्लेटो का माना गया है। प्लेटो इनके शिष्य भी थे, और प्लेटो जो थे, इनके कहे कि अगले जनरेशन में इनके जो व्यवस्था थी, जो दर्शन था, उसको आगे बढ़ाने में प्लेटो की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। तो प्लेटो और जेनोफोन, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, प्लेटो और जेनोफोन पहले स्थान पर हैं। और भी हैं, और का नाम हम लोग आगे देखेंगे। इन कार्यों में उन्हें महान अंतर्दृष्टि, सत्यनिष्ठा, आत्मनिपुणता और तर्क कौशल वाले व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। प्लेटो और जेनोफोन, खास करके प्लेटो और जेनोफोन, इनके क्योंकि प्रशंसक थे, इनके विद्यार्थी थे, शिष्य थे, तो इनको सुकरात को नजदीक से समझने में, देखने का मौका बहुत ज्यादा मिला है प्लेटो जेनोफोन को। हाँ, अरस्तु को भी मिला है, लेकिन अरस्तु बहुत कम समय के लिए सुकरात के पास थे, क्योंकि अरस्तु जो है इनके एकेडमी में पढ़ते थे। सुकरात की जो एकेडमी थी, जो प्लेटो ने उसको देख रेख किया, उस एकेडमी में ये पढ़ते थे, इसलिए अरस्तु इनके बारे में थोड़ा कम। लेकिन अरस्तु ने जो बात सुकरात के बारे में रखी है, तो प्लेटो, जेनोफोन और बाकी जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन सोसाइटी में थी, या कुछ ग्रंथ लिखे गए थे, किताबें लिखी गई थी, इसके बाद अरस्तु ने जो चीज को देखा, समझा, क्योंकि प्लेटो जो थे वो अरस्तु के टीचर थे, गुरु थे। तो प्लेटो और ये जो थे वो अरस्तु जो थे वो प्लेटो के गुरु थे, सॉरी ये सुकरात प्लेटो के गुरु थे, और प्लेटो जो है सुकरात अरस्तु के गुरु थे। तो इसमें क्या हुआ कि अरस्तु ने जो कुछ सीखा वो देखा कि प्लेटो ने क्या लिखा, जेनोफोन ने क्या लिखा, इसको भी इन्होंने देखा, उन्होंने क्या अनुभव किया, अन्य बातें क्या सुकरात के बारे में कही जा रही है, उसके बारे में भी अरस्तु ने पढ़ा, देखा। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा अगर ऑथेंटिक चीजें हमें प्राप्त होती हैं, जो सबसे ज्यादा सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, तो प्लेटो और जेनोफोन के माध्यम से होती है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। तो इन्होंने क्या किया, इसके बारे में बोला कि वो महान अंतर्दृष्टि वाले थे।
इनसाइट थी, मतलब किसी बात को वो बड़ी गहराई से कहते थे, किसी समस्या को पूर्ण रूप में देखते थे और उस समस्या के समाधान करने की क्षमता इनकी अद्भुत थी। बाकी कहा जाता है कि सत्य निष्ठा वाले व्यक्ति थे सुकरात। ये सत्य बात बोलते थे, डरते किसी से नहीं थे, और ये जो है सत्य के प्रति निष्ठा रखते थे, सही बातों के प्रति इनका प्रेम था। आत्म निपुणता थी, ये अपने आप में इतने बेहतर और शानदार व्यक्ति थे कि सुकरात अपने आप में बेहतर और शानदार व्यक्ति थे कि इन्होंने कभी भी किसी के बात को, किसी के शब्दों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जो शासन व्यवस्था थी, जो सुकरात के ऊपर हावी होना चाहती थी, दंडित करना चाहती थी, इनके काम को रोकना चाहती थी, उससे भी बहुत ज्यादा विचलित नहीं हुए। खैर, आप बात आगे पता चलेगा कि सुकरात की मृत्यु जहर देके की गई थी। जिस तरह से उसका अंत हुआ सुकरात का, उसके कारण उनके जीवन का प्रभाव और भी अधिक था। क्योंकि जब शासक, जब बुद्धिमान व्यक्ति को, इंटेलेक्चुअल को जब हत्या करने लग जाती है या अपने लोगों द्वारा हत्या कराने लग जाती है, उनको टॉर्चर करने लग जाता है, तो इसके बाद जनता के मन में जो विश्वास आता है वह यह पता चलता है कि यह व्यक्ति शानदार व्यक्ति था। क्योंकि सत्ता इसके बात को जब अपने तरीके से नहीं काट पाई, नहीं कम कर पाई, तो उन्होंने इसकी हत्या करवा दी। एक जघन्य अपराध हो जाता है, जिसके चलते इसके बाद जो व्यक्ति का मरने के बाद जो निखार आता है, उस जीवन में और शानदार हो जाता है। 70 वर्ष की आयु में उन पर अपवित्रता के आरोप में मुकदमा चलाया गया और उनकी जूरी द्वारा जहर देकर मौत की सजा सुनाई गई। थोड़ा सा इसको ठीक से समझेंगे। अंत में क्या होता है कि 70 साल की आयु में, जब वे 70 साल के थे, तो इन पर अपवित्रता का, एक्चुअली इन पे एक आरोप था और बड़ा गजब आरोप था। अब इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि कितना सही था, लेकिन इन पे आरोप था कि ये पुरुषों के प्रति आकर्षित होते थे और पुरुषों से इनके जो रिलेशन थे काफी गहरे होते थे। इसके चलते इन पर अपवित्रता का आरोप लगा। दूसरी बात, इन पे आरोप, इसके आधार पर मुकदमा शुरू किया गया। साथ में इन पे यह भी आरोप था कि ये सैन्य में, सेना में, एथेंस की सेना में रहते हुए इन्होंने जो स्पार्टा था उसके पक्ष में इन्होंने समर्थन किया था, सहयोग किया था। यानी कि जब बात अमानवीय कार्यों की आती थी तो सुकरात वहां पे मानवीय कार्यों को सपोर्ट करते थे। क्योंकि जब दो राज्य, जो देश जब लड़ते हैं तो वहां लड़ने के बाद, लड़ाई जो है लगभग 30 साल तक चली थी। स्पार्टा एथेंस की लड़ाई मामूली नहीं थी, इनकी लड़ाई 30 साल तक चली। अभी 30 साल की लड़ाई में जो इनके जो ये कुछ जो फॉलोवर थे, यानी कि प्रशंसक थे सुकरात के, जो प्रशंसक थे, वो भी मानवीय तरीके से सोचना शुरू कर दिए थे, जिसे इनको लगता था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे आज के संदर्भ में जब हमारी सेना पाकिस्तान में लाल बहादुर शास्त्री के समय में जब युद्ध लड़ा गया और उस समय हमारी सेना जब पाकिस्तान के लाहौर तक चली गई थी, तो उस समय जब सेना वापस आई थी, अब इसके बाद जो समझौता हुआ था जिसमें हमारे सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को उनके भूमि वापस कर दिए थे और सैनिकों को भी वापस कर दिए थे। तो उसमें आज के संदर्भ में जो मूर्ख हैं वो कहते हैं कि जब वहां कर चल ही गए थे तो कब्जा कर लेते, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि जो एक महान देश होता है, वो महान वहां का शासक होता है, वो तुच्छ बातों से बेहतर होता है। वो अंतरराष्ट्रीय सद्भावना की ओर ज्यादा फोकस करता है, अंतरराष्ट्रीय संबंध की ओर ज्यादा फोकस करता है। वो मूर्खों जैसा वो निर्णय नहीं लेता। तो आज के संदर्भ में लोग उनके बारे में बोलते हैं। तो वैसे ही उस समय के भी जो स्पार्टा और एथेंस के बीच में जो लड़ाई हुआ, उसमें जो इनके जो मत थे वो मानवीय पक्ष के संदर्भ में थे। हम अमानवीय कार्य नहीं, लड़ाई ठीक है, युद्ध है, लड़ेंगे, जीतेंगे, वो देखेंगे, लेकिन अमानवीय कार्य हम नहीं कर सकते, इसके लिए पक्षधर थे। इसलिए इनके जो फॉलोअर थे वो भी इनके पक्ष में थे। तो जब इनके लगभग 30 लोगों पे कार्रवाई हुई थी, और 30 लोगों पे आगे में चर्चा करूं, 30 लोग कार्रवाई हुई थी, और जिसमें सुकरात को जहर देके मारा गया था। अब यहां पे हम बात आती है कि मुकदमा चलाया गया और जूरी, यह एक शब्द है आप लोगों ने सुना होगा, जूरी। पहले जब न्यायपालिका होती थी तो जो न्याय का राजा जो होता था, राजा अपने इस न्याय संदर्भ को समझने देखने के लिए, जिसे पहले वकील नहीं हुआ करते थे, लॉयर नहीं हुआ करते थे, उस समय एडवोकेट नहीं हुआ करते थे, तो क्या होता था कि जूरी मेंबर्स होते थे।
सभी बातों को 10-20 व्यक्ति सुनते थे और उसके बाद सब मिल करके वोट दे करके, कम अधिक वोट दे करके हम लोग इस बात से सहमत है, इस बात से सहमत नहीं है, और इसको जा करके ये लोग जो है वो एक फैसला राजा को सौंपते हैं और राजा अपना फैसला सुनाता था। तो जब इनकी हत्या हुई थी तो जूरी मेंबर्स ने कहा था कि इनको जहर देकर के मारा जाए। उसमें भी एक ऐसा व्यक्ति, कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो सुकरात के बातों को समझते थे, यानी कि जो है जो न्यायपालिका का जो पक्षधर थे वो कुछ ऐसे बातों को थे, वो समझते थे कि ये गलती सुकरात की प्रॉपर उतनी भी नहीं है कि जहर देके मारा जाए, लेकिन जब वोट होती है, जब जूरी मेंबर जब वोट करते हैं तो वोट करने के बाद देखते हैं कि उसमें जब पक्ष कितना है, विपक्ष में कितने गए, तो उसके आधार पर सजा सुनाई जाती है। अगर मैक्सिमम जूरी मेंबर्स इस बात, आधे से अधिक जूरी मेंबर्स अगर इस बात से सहमत होते कि इनको जो है इतने समय तक कैद रखा जाए या देश से बाहर निकाल दिया जाए तो वो भी होता, लेकिन जूरी मेंबर्स क्योंकि उसी समाज से थे और उसी समाज को जगाने का काम सुकरात करते थे, तो समस्या ये आई कि जूरी मेंबर्स जो है पक्षधर हो गए कि ये तो देश को बर्बाद कर रहा है, या वो राजा को खुश करने के लिए ये चाहते थे कि हमारे न्याय से राजा खुश होगा, हम लंबे समय तक जूरी मेंबर्स रहेंगे और राजा से हमें मिलने वाले जो पुरस्कार होंगे, प्रोत्साहन होगा, हमें मिलते रहेंगे। ये भी होता है कारण जिसके चलते जूरी मेंबर्स जो है वो कभी कभी सही होते हुए भी पक्ष के रूप में फैसला सुनाते हैं। मौत की सजा सुनाई गई। प्लेटो का सुकरात की माफी को वह भाषण माना जाता है जो सुकरात ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों के जवाब में अपने मुकदमों में दिया था। एक्चुअली जो सबसे ज्यादा जो हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं इनके संदर्भ में, खास करके प्लेटो के माध्यम से, वो प्लेटो ने एक माफीनामा, यानी कि माफी एक है कि उसमें समझ मतलब उस बहस, कोर्ट में जो बहस चली उसके बारे में उन्होंने क्या बातों को रखा, जूरी मेंबर ने क्या बात को रखा, उसके बहस में जो बातें आई या उन्होंने अपनी बातों को कैसे रखा, उसको लेकर के माफी शब्द उसको जोड़ा गया है और सुकरात की माफी, इस पे इन्होंने पुस्तक लिखी है, उसको रिफरेंस मान करके प्लेटो ने लिखा है और इन आरोपों को उन्होंने बताया है कि ये आरोप थे। ग्रीक एपोलोजिया का अर्थ है बचाव, एक शब्द है एपोलोजिया, इसमें आगे में लोग देखेंगे, इसका मतलब है बचाव, जिसको हम लोग माफीनामा बोल सकते हैं। परीक्षित जीवन की इसकी सशक्त वकालत और एथेनियन लोकतंत्र की इसकी निंदा ने इसे पश्चिमी विचार और संस्कृति के केंद्रीय दस्तावेज में से एक बना दिया है। जब इनके इतने विरोधी हो गए, इन पे मुकदमे इतने चले, इतने इस पे बहस चले, तो एक ग्रीक शब्द में एपोलोजिया आता है। एपोलोजिया में कहा गया कि एक बचाव है, उन्हें बचाव में क्या बातों को अपने रखा, जिसको प्लेटो के संदर्भ में माफीनामा बोला जा रहा है। उस वकालत और बहस में जो बातें लोकतांत्रिक तरीके से रखी गई या उसकी निंदा की गई, उसमें पश्चिमी विचार और संस्कृति के में जो इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड रखे गए, उस दस्तावेज के आधार पर भी इन बातों को देखा लिखा गया है। जब सुकरात जीवित थे, जैसा कि अगर हम लोग बात करें सुकरात के दार्शनिक और साहित्यिक स्रोत के बारे में, तो जब सुकरात जीवित थे, जैसा कि उल्लेख किया गया है, वह हास्य उपहास के पात्र थे, लोग उनके मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन उनका संदर्भ देने वाले अधिकांश नाटक पूरी तरह से लुप्त हो गए। क्योंकि देखिए, आप किसी का उपहास या गलत चीजों को, उनके बारे में गलत चीजें लिख रहे हैं, उसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता, वो लंबे समय तक नहीं रहता सोसाइटी में। लेकिन जो बातें सोसाइटी के लिए बौद्धिक रूप से मजबूत करने के लिए हैं, सोसाइटी के लिए बेहतर है, समाज के विकास के लिए बेहतर है, राष्ट्र के लिए बेहतर है, वो बाद में बातें वही रह जाती हैं जो शाश्वत सत्य हैं, जो सत्य निष्ठा है पे आधारित हैं, वही बातें रह जाती हैं। उस समय किसने क्या मजाक उड़ाया, किसी ने क्या कहा, कोई नहीं जानता इसके बारे में। वो बातें उस समय के लिए हास्यास्पद थी, वो मजेदार हो सकती है सुनने वालों के लिए, मूर्खों के लिए, लेकिन पराया जो वो बातें होती हैं, जो समाज के लिए जो बातें महत्वपूर्ण है, वही बातें रह जाती हैं। यहां भी यही होता है, इसलिए उनके जो नाटकीय ये जो बातें की गई वो लुप्त हो गए या केवल खंडित रूप में मौजूद है, थोड़े थोड़े कहीं उपलब्ध हैं। हालांकि सुकरात एक बादल, क्लाउड
हमने बादल लिखा है, इसे क्लाउड इसका नाम था, और एक उपवाद है जिसको अभी तक अवेलेबल है। हालांकि सुकरात इस नाटक का केंद्रीय पात्र हैं। जो क्लाउड लिखा गया है ना, उस क्लाउड में सुकरात को मुख्य पात्र के रूप में दिखाया गया है। याद रखेंगे, क्लाउड, CLOUD, क्लाउड, बादल। तो ये जो है ना, इसको याद रखेंगे, क्लाउड। यह एक ऐसा संदर्भ ग्रंथ है या पुस्तक है जो अभी तक है, और ये भी नाटकीय तरीके से ही लिखा गया है, लेकिन यह है कि अभी तक अवेलेबल है, और क्लाउड में सुकरात को मुख्य एक्टर के रूप में रखा गया है। अरिस्टोफेन्स का उद्देश्य उसका एक संतुलित और सटीक चित्र प्रस्तुत करना नहीं था, बल्कि समकालीन एथेंस में कुछ बौद्धिक रुझानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसका उपयोग करना था। एक्चुअली और कुछ जो लिखा, अरिस्टोफेन्स कुछ किताबें लिखी गई हैं, उसका भी उद्देश्य ये नहीं था कि उसका सटीक चित्रण किया गया जो अरिस्टो ने लिखा था, बल्कि समकालीन एथेंस में कुछ बौद्धिक रुझान जो थे उनके प्रतिनिधित्व के बारे में, उसके बारे में क्या उपयोग किया गया था, उस पर लिखा गया है। भाषा का अध्ययन और प्रकृति, और जैसा कि अरिस्टोफेन्स का तात्पर्य है अनैतिकता और नास्तिकता जो इन गतिविधियों के साथ आती है। अरिस्टोफेन्स जो बातें लिखी गई हैं, कही गई हैं, वो अनैतिकता और नास्तिकता के आधार पर लिखी गई हैं। सुकरात के बारे में ज्ञान के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में नाटक का महत्व इस तथ्य से और अधिक संदेह में पड़ जाता है कि प्लेटो की माफी में सुकरात स्वयं इसे एक मनगढ़ंत कहानी के रूप में खारिज करते हैं। जब सुकरात से इस बारे में पूछा गया और जो बातें उन्होंने जवाब दी, उन्होंने हमेशा से कहा गया है कि हम पे जो अनैतिकता, अपवित्रता और जो नास्तिकता का हम पे आरोप लगाया गया है कि मैं हूं, वो सरासर गलत है, वो सरासर झूठ है। और सुकरात का कहना था कि हम पे इसलिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं ताकि जो है हम जो दर्शन है, हम जो बातें कर रहे हैं उसको गलत साबित किया जा सके। मैं पहले भी कहा, वो फिर बताता हूं कि ये एक ऐसा दर्शन है, सुकरात ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने कभी भी कुछ लिखा नहीं, इसके बारे में इनके फॉलोअर्स ने लिखे। सुकरात की मृत्यु के तुरंत बाद उनके समूह के कई सदस्यों ने इनकी स्मृति को संरक्षित किया। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके जो संरक्षक थे, उनके लोग मानने वाले लोग थे, उनसे संबंधित चीजों को उन्होंने रखा ठीक से, उनकी पढ़ाई, उनके बारे में प्रचार प्रसार करना शुरू किया और उन कार्यों को लिखकर उनकी प्रशंसा की जो उनकी सबसे विशिष्ट गतिविधि बातचीत में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने उनको संजोया, संरक्षित किया, और जो प्रमुख बातचीत थी जो सोसाइटी के लाभप्रद था, उसको उन्होंने उसका प्रतिनिधित्व किया, रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से सोसाइटी में जागृति प्रदान की, और इन बातों को वार्ताकारों के माध्यम से, यानी कि डिबेट्स के माध्यम से, सिंपोजियम, संगोष्ठी के माध्यम से उनको बातें को, विचारों को विस्तार किया गया। उनके समर्पित अनुयायी प्रमुख राजनीतिक हस्तियां और उस समय के अग्रणी विचारक इन कार्यों में लगे हुए थे, मतलब वार्ताकार में लगे हुए थे, विचारों के आदान प्रदान में लगे हुए थे, उनके दर्शन के प्रतिनिधित्व में लगे हुए थे। इनमें से कई सुकराती प्रवचन, यानी कि सोक्रेटिक डिस्कोर्स, जब महान व्यक्ति कुछ बोलता है, वो लिखता नहीं है, तो उसके लिखने वाले बहुत सारे लोग साथ में होते हैं और वो बोलते हैं, वो लिखते चले जाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति बोलता है ना, वो लिखने में कंसंट्रेट नहीं करता, बल्कि वो बोलता है और गहराई में चला जाता है, लिखने वाले उस गहराई से लिखते चले जाते हैं, और ये ज्यादा महत्वपूर्ण भी होता है। जैसा कि अरस्तु ने उन्हें अपने काव्य शास्त्र में कहा है, जो कि फिलहाल अभी मौजूद नहीं है। इसके अलावा एंटिस्थनीज, एसाइंस, फेडो और यूक्लिड्स, इन लोगों द्वारा लिखी गई बातचीत के केवल संक्षिप्त अवशेष बचे हुए हैं। सबसे ज्यादा प्लेटो को मिलेंगे, जेनोवन के मिलेंगे, अरस्तु के मिलेंगे, फिर इनके कुछ कुछ मिलते हैं। लेकिन प्लेटो और जेनेफोन द्वारा रचित रचनाएं अपनी संपूर्णता में जीवित हैं। जेनेफोन और प्लेटो द्वारा जो रचित रचनाएं हैं वो अभी भी जीवित हैं और उसी के आधार पर बहुत सारी रेफरेंस के माध्यम से चीजें लिखी जा रही हैं। इसलिए सुकरात के बारे में हमारे पास जो भी ज्ञान है
वह मुख्य रूप से इन स्रोतों में से एक या दूसरे या दोनों के चित्र से मेल खाते हैं। जो प्लेटो और जेनोफेन को जो बातें लिखी गई हैं, उन बातों को आप अलग अलग तरीके से जो संग्रहित किया गया है उनसे लोग मैच करते हैं या दोनों को मैच करके अपनी बातों को लिखते हैं, आगे चलकर के उसका विस्तार किया गया है। प्लेटो और जेनोफोन ने अलग अलग लेख भी लिखे, जिनमें से प्रत्येक का शीर्षक सुकरात के मुकदमे की माफी है। क्योंकि सबसे ज्यादा, क्योंकि ये भी जो जुडिशियरी था, ये जो जुडिशियरी प्रक्रिया थी वो भी बहुत लंबी चली थी। उस प्रक्रिया में बहुत बहस हुए थे, बहुत लंबे समय तक बातों को लिखा गया, देखा गया, तो उसमें लिखने के अवसर बहुत ज्यादा मिले और वहां पे सुकरात को विचार रखने का मौका मिला। सुकरात ने उसको अपने महानतम तथ्यों के साथ विचार को रखे। हालांकि अधिकांश विद्वान यह नहीं मानते कि जेनोफोन और प्लेटो के प्रत्येक सुकराती प्रवचन का उद्देश्य वास्तविक सुकरात ने जो कहा उसकी एक ऐतिहासिक रिपोर्ट रूप में था। ये बातें जो है, एक जो बातें जो बहस हुई थी जुडिशियरी में वो अलग मामला था, और दूसरा जो सुकराती प्रवचन थे, सेक्रोट्स डिस्कोर्सेस, सोक्रेटिक डिस्कोर्सेस जो थे, सुकराती प्रवचन जो थे, उसको सुकरात ने जो कहा, जिसने लिखा, इसको कुछ विद्वानों का मानना है कि सुकरात के कहने का मतलब कुछ और होगा, लेकिन इन्होंने कुछ अपने तरीके से लिख दिया होगा। क्योंकि ये जो चीजें लिखते थे ऐसा नहीं था कि उसको सुकरात फिर कहते थे कि तुमने क्या लिखा मुझे दिखाओ, ये बातें तो थी नहीं। थोड़ा एक मिनट, हेलो, गुड मॉर्निंग। क्लास ले रहे हैं? हाँ हाँ, कहाँ हैं? ठीक, ओके, आ जाइए। ठीक, लेकिन प्लेटो और जेनोफोन द्वारा रचित रचनाएं अपनी संपूर्णता में जीवित हैं। इसलिए सुकरात के बारे में हमारे पास जो भी ज्ञान है वह मनुष्य रूप में इन स्रोतों में से एक या दूसरे या दोनों, जब उनके चित्र मेल खाते हैं, पर निर्भर होना चाहिए। ये बातें कही गई हैं। जेनोफोन की रचनाओं में, जेनोफोन के सुकरात, जेनोफोन के संदर्भ में जब सुकरात को देखते हैं, जेनोफोन की रचनाओं में सुकरात का पूर्ण चित्रण देने वाली रचना मेमोरेबिलिया है। इस पुस्तक एक के पहले 2 अध्याय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे सुकरात के परीक्षण के दौरान उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं। इसलिए वे जेनोफोन की माफी यानी कि एपोलॉजी के लिए एक मूल्यवान पूरक है, जो पूरी तरह से उसी उद्देश्य के लिए समर्पित है। सुकरात का जो चित्र जेनोफोन ने मेमोरेबिलिया की पुस्तक तीसरे और चौथे में दिया गया है, वह कुछ अंशों में प्लेटो के कुछ संवादों को पढ़ने से काफी प्रभावित लगता है और इसलिए इस हिस्से का साक्ष्य मूल्य कम हो गया है। जेनोफोन का संगोष्ठी एक शराब पार्टी में अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए सुकरात का चित्रण है और कुछ विद्वानों द्वारा इसे सुकरात के जीवन की विचार और तरीके का एक मूल्यवान पुनः निर्माण माना जाता है। जेनोफोन का आइकोनॉमिक, घरेलू संगठन और स्वतंत्र किसान के लिए आवश्यक कौशल के बारे में एक सुकराती बातचीत, किसी की संपत्ति की देखरेख के विषय पर सुकरात के प्रशंसा किए गए गुणों को लाने का जेनोफोन का प्रयास है। इसकी सुकरात की किसी बातचीत का रिपोर्ट के रूप में होने की संभावना नहीं है। जेनोफोन ने मेमोरेबिलिया में जो चित्रण किया है, उनके सुकरात की माफी में जो बातें की गई है, मेमोरेबिलिया के पार्ट 1 में उन्होंने बात की है सुकरात के माफी के संदर्भ में, और बाकी किताबें जो 3 और 4 वॉल्यूम जो निकाले गए हैं, जो लिखे गए हैं, उसमें कुछ संवादों को पढ़ने के लिए प्रभावित करता है और उसमें मूल्य और सेमिनार्स जो सिंपोजियम जो आयोजित किए जाते थे उसके आधार पर हैं। साथ ही मूल्यवान पुनर्निर्माण के जो सुकरात के जीवन के विचार हैं,
उस पे हैं। अब प्लेटो के सुकरात के बारे में हम लोग देखते हैं। जेनेफोन के विपरीत प्लेटो को आमतौर पर मौलिकता और गहराई के उच्चतम क्रम का दार्शनिक माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार उनके दार्शनिक कौशल ने उन्हें जेनेफोन की तुलना में सुकरात को समझने में कहीं अधिक सक्षम दिया था और इसलिए उनके बारे में जानकारी का स्रोत अधिक मूल्यवान था। इसके विपरीत दृष्टिकोण यह है कि एक दार्शनिक के रूप में प्लेटो की मौलिकता और दूरदर्शिता ने उन्हें अपने सुकराती प्रवचनों का उपयोग केवल सुनी हुई बातचीत को पुनः प्रस्तुत करने के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि अपने विचारों की वकालत के लिए एक माध्यम के रूप में करने के लिए प्रेरित किया और इसलिए वह ऐतिहासिक सुकरात के बारे में जानकारी के स्रोत के रूप में जेनोफोन से कहीं अधिक विश्वसनीय है, क्योंकि इन्होंने जो वकालत के दौरान, बहस के दौरान जो बातें कही गई थी उसको भी इन्होंने रिकॉर्ड किया है, जिसको कि सुकरात का माफीनामा या माफी कहा जाता है। इन दोनों विचारों में से जो भी सही हो वह निर्विवाद है कि प्लेटो ने न केवल गहरे दार्शनिक है बल्कि महान साहित्यकार भी हैं। कुछ संवादात्मक अंतरक्रिया के चित्रण के संवाद इतने स्वाभाविक और जीवंत हैं कि पाठकों को लगातार खुद को यह याद दिलाना चाहिए कि प्लेटो उनकी सामग्री को आकार दे रहा है जैसा कि किसी और लेखक को करना चाहिए था। अब अरस्तु के सुकरात, इसके बारे में देख लेते हैं। ऐतिहासिक सुकरात के बारे में जानकारी का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत अरस्तु सुकरात और प्लेटो के दर्शन के बीच अंतर करने के इस तरीके के लिए और सबूत प्रदान करता है। 367 ईसा पूर्व में, ये ईसा पूर्व है, बीसी, सुकरात की मृत्यु के लगभग 30 साल बाद अरस्तु, जो उस समय 17 वर्ष के थे, क्योंकि उस समय ये स्टूडेंट हुआ करते थे सुकरात के एकेडमी में, प्लेटो उनके गुरु थे। प्लेटो के स्कूल, जिसे अकादमी कहा जाता है, में अध्ययन करने के लिए एथेंस चले गए। यह विश्वास करना कठिन है कि उस समाज के सदस्य के रूप में अपने 20 वर्षों के दौरान अरस्तु ने प्लेटो और अन्य लोगों के साथ सुकरात के बारे में कोई बातचीत नहीं की थी जो उनसे व्यक्तिगत रूप से परिचित था। तो फिर यह मानने का अच्छा कारण है कि अरस्तु के दार्शनिक लेखन में सुकरात के बारे में दी गई ऐतिहासिक जानकारी उन वार्तालापों पर आधारित है जो प्लेटो और अरस्तु के बीच में हुई। अरस्तु अपने पाठकों को बताता है कि सुकरात ने प्रश्न पूछे लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि उनके पास ज्ञान का अभाव था। उन्होंने सद्गुणों की परिभाषाएं खोजी और वह नैतिक मामलों में व्यस्त थे, न कि प्राकृतिक दुनिया के सवालों में। यह सुकरात का चित्र है जो प्लेटो के विवेकपूर्ण ढंग से प्रयुक्त लेखन हमें देता है। यह तथ्य कि इसकी पुष्टि अरस्तु ने की है, इसे स्वीकार करने का और कोई अधिक कारण है। चलिए हम लोग अगले क्लास में देखेंगे सुकरात के जीवन व व्यक्तित्व।